Good morning student, welcome to chemistry class. In today chemistry class I am going to start new chapter, that is some basic concept of organic chemistry. Yesterday I completed P block element. Now in organic chemistry now in chemistry you have to learn only remaining two chapters, and we have studied all other chapters, and these two chapters are, one is the some basic concept of organic chemistry and another one is the hydrocarbons. Okay, in organic chemistry it is very important chapter, some basic concept of organic chemistry. You can say that whole organic chemistry is based upon the basic concept of organic chemistry. If you learn from starting this chapter, then organic chemistry will be very easy for you. Okay, स्टूडेंट, हम लोग जो आज चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। इस चैप्टर में हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानेंगे, और जो कोई भी इसे शुरू से इस क्लास को अटेंड करेगा, पॉइंट वाइज पॉइंट पढ़ता चलेगा, उसके लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम कह सकते हैं कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी बेसिक कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है। ठीक है, अब ये एक ऐसा चैप्टर है जिससे कि हमारे लिए 12th में भी बहुत आसानी हो जाएगी, क्योंकि एक बुक ही पूरी जो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की है। तो स्टूडेंट, हमें इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, पहले तो हम बताएंगे कि इस चैप्टर में क्या टॉपिक है, क्या हमें कितना पढ़ना है। अगर बेसिकली देखा जाए तो इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो पहला पार्ट इसका है, पहला पार्ट बेसिक वाला है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रूप में इसको कहते हैं, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और जो दूसरा पार्ट है, प्यूरिफिकेशन टाइप ऑफ रिएक्शन और क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव estimation of element in organic compound। ठीक है, इस तरह से ये हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये दो पार्ट में बटा हुआ है। कितने पार्ट में बटा हुआ है? दो पार्ट में। बस हमें कंसंट्रेट हो करके एकदम सिस्टमेटिक ढंग से इसको पढ़ना है। हमें क्या करना है, इसको सिस्टमेटिक ढंग से बस पढ़ना है। जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें अच्छे से समझना है और कुछ करना नहीं है। ठीक है,
अगर वो चीज़ें समझ में आ गई तो हमारे लिए बहुत आसान है। चलिए ठीक है, तो फिर पहले हम इंट्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए कि हमें दो चीज़ें इसके अंदर पढ़नी है। एक तो हमें बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ना है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और दूसरा हमें पढ़ना है प्यूरिफिकेशन, नंबर ऑफ रिएक्शन, नेम मतलब टाइप ऑफ रिएक्शन, और हमें पढ़ना है क्या, और हमें पढ़ना था क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। ठीक है, तो इसमें हम पहले शुरू करेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है, किसको कहेंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उससे पहले हमको जान कह सकते हैं कि ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री which deals with different type of organic compounds, type of organic compound ठीक है, their preparation and property, their preparation and प्रॉपर्टी। ठीक है, प्रॉपर्टीज कहे तो अच्छा होगा। तो इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इज नोन एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इतनी बड़ी डिफिनीशन को लिखना जरूरी नहीं है, समझ लेना बस जरूरी है। इसको क्या करना है, समझ लेना है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या हो गया, ये ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की बहुत बड़ी ब्रांच है, केमिस्ट्री की क्या है, बहुत बड़ी ब्रांच है। अभी हम लोगों ने अपनी ही बुक में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पी ब्लॉक कंप्लीट किया, डी ब्लॉक कंप्लीट किया, एम ब्लॉक कंप्लीट किया, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड किया, ये सारे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में था। और सॉलिड से लेके सरफेस केमिस्ट्री तक फिजिकल केमिस्ट्री हो गया। और रिडॉक्स रिएक्शन, ये सब हमारे फिजिकल केमिस्ट्री में हो गया। अपनी सेकंड की बुक, फर्स्ट की बुक को ले लें। बाकी जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारा हेलो एल्केन, हेलो एरेन से लेकर के बायोमॉलिक्यूल्स केमिस्ट्री, एवरीडे लाइफ, ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होगा। जनरल केमिस्ट्री भी हो सकता है, कुछ पार्ट हम इंक्लूड कर ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल हमारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हो गया, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच डील्स विद द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एटसेट्रा। ठीक है, तो ये हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहलाती है। अब इसमें हमने एक वर्ड यूज किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्या है ये, ऑर्गेनिक कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या है। अब यहाँ पे इससे एक नया वर्ड आया यहाँ पे, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये 10th में अब हम आ गए, 10th की चीज़ें याद होगी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, बताइए जरा। जैसे नाम सजेस्ट करता है ऑर्गेनिक कंपाउंड, सिंपली कोई भी कह देगा कि दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इस डिफिनेशन में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। अगर सिंपली हम कह दें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स विच आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, तो थोड़ी सी कंट्रोवर्सी हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, पहले हम समझ रहे हैं, समझने वाली चीजें हैं, ठीक है। अब कंट्रोवर्सी क्या होगी, अगर हमारा ये C6H12O6 ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है OC, अब यहाँ पे भी H3CO3 H2CO3 ये क्या होगा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यहाँ तो कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो अब इसको हम क्या ऑर्गेनिक कंपाउंड में कंसीडर करें या इनऑर्गेनिक कंपाउंड में, जिसके अंदर ये क्या है, कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन डिफिनेशन के हिसाब से हो गया, तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ना हो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। मतलब अब डिफिनेशन कुछ हमें नए तरीके से सोचनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में हम पूरी तरह से ये डिफिनेशन काम नहीं कर सकती है कि दोज कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो ये बहुत ओल्ड ट्रेंड हो गया। नया क्या कह सकते हैं कि हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन and their derivatives are known as organic compound। अब यहाँ पे हम डिफाइन कर सकते हैं इसको नए तरीके से कि हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन, इस हाइड्राइड ऑफ कार्बन को हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स are known as organic compound। ठीक है, तो अब हम इनको कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब सीधे सीधे हो गया, अब सीधे सीधे क्या हो गया कि हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स। अब उन डेरिवेटिव्स के अंदर कोई तीसरा एलिमेंट भी हो सकता है ऑक्सीजन के अलावा, नाइट्रोजन, सल्फर, ठीक है, फास्फोरस, कुछ भी हो सकता है। तो अब कोई यहाँ कंफ्यूजन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के डिफिनेशन में नहीं है। हाइड्राइड्स ऑफ कार्बन एंड दियर डेरिवेटिव्स आर नोन एज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब क्लियर हो गया, तो केमिस्ट्री भी क्लियर हो गई और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी क्लियर हो गई। अब हम थोड़े छोटे छोटे पॉइंट्स की ओर बढ़ते हैं जिनका बहुत इम्पोर्टेंस है। कि क्वेश्चन ये होता है कि
ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि याद नहीं होती, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा भरा हुआ है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत टफ होती है, वो याद नहीं होती है, ठीक है, समझ में नहीं आती है, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन अगर हम किसी चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से लेंगे, पढ़ेंगे, तो वो चीज़ें कठिन नहीं है। तो हमने ये अब जान लिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है। अब हम ये जानेंगे कि ये केमिस्ट्री इंट्रोड्यूस कैसे हो गई, ये कहाँ से मुसीबत आ गई, क्यों पढ़ना हमें पड़ा। तो ये मुसीबत आ गई जीवन से, क्योंकि जो बर्जीलियस था उसने फर्स्ट टाइम जो है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को डिफाइन किया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कि एक केमिस्ट्री है उन सब्सटेंस की जो कि लिविंग बींग्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। और उसने जो है कि एक वाइटल फोर्स थ्योरी दे दी। क्या दे दिया? वाइटल फोर्स थ्योरी दे दिया। तो ये बर्जीलियस वाज द फर्स्ट पर्सन who defined the organic chemistry as a chemistry of those substances which are found in the living being, and he also gave the vital theory या vital force theory of carbon compound, ठीक है। तो ये श्रेय जाता है बर्जीलियस को। तो क्वेश्चन होता है कि सबसे पहला कंपाउंड क्या बना होगा और सबसे पहले किसने बनाया। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है फ्रेडरिक होलर ने बनाया, और उसके बाद एसिटिक एसिड बनाया गया। इस तरह से चूंकि ये जो केमिस्ट्री है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीवन से जुड़ी हुई है, तो इसलिए इसका इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी था, हमारे लाइफ से जुड़ी है, इसलिए इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ज़रूरी था। बर्जीलियस, ठीक है। बर्जीलियस was the first who defined organic chemistry as a chemistry of those substances which are found in living things। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को एज ए केमिस्ट्री डिफाइन किया उन सब्सटेंस का विच आर फाउंड इन द लिविंग थिंग्स, एंड ही also gave vital force theory।
वाइटल फोर्स थियरी। इस थ्योरी का मेन मोटो क्या था, क्या इस थ्योरी, ये थ्योरी को अगर हम रिलेट करें तो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी से भी इसको हम जोड़ सकते हैं। जैसे डाल्टन ने कहा कि एटम्स जो होते हैं वो एटम नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है, नाइदर कैन बी क्रिएटेड नॉर कैन बी डिस्ट्रॉयड। वैसे ही बर्जीलियस ने कह दिया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है कि केमिस्ट्री है उन सब्सटेंस की जो कि लिविंग बींग्स में, लिविंग थिंग्स में पाई जाती हैं, और इनडायरेक्टली उसने कह दिया कि ये इनको हम सिंथेसाइज नहीं कर सकते, यानी नेचर इनको सिंथेसाइज कर सकता है। तो यहाँ पे दे दिया एक वाइटल फोर्स थ्योरी कि एक वाइटल फोर्स है जिसके कारण ये सब्सटेंस नेचर में बन जाते हैं। अब जैसे डाल्टन ने एक थ्योरी दे दी एटॉमिक थ्योरी, और ढेर सारे उसके अंदर कंट्रोवर्सी पैदा हो गए, फिर जैसे जैसे मॉडर्नाइजेशन होने लगा, एडवांस इक्विपमेंट बनने लगे, तो उस एटम की भी धज्जियां उड़ा दी गई, उस एटम के अंदर क्या है उसको भी देख लिया गया। वैसे ही वाइटल फोर्स थ्योरी की धज्जी उड़ा दी किसने, फ्रेडरिक होलर ने। उसने कहा कि भैया हम इसको लैब में बना सकते हैं, लैब में बना सकते हैं। तो उसने पहले एक यूरिया बना दिया, कार्बाइड ले करके अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट के साथ रिएक्शन करा करके उसने यूरिया बना दिया, और ये यूरिया का बनना वाइटल फोर्स की डेथ हो गई, वाइटल फोर्स थ्योरी की क्या हो गई, डेथ हो गई। तो इसको नोट कर लिया पहले। लेकिन स्टार्ट करने वाला इंसान क्या होता है, बहुत महान होता है। जैसे कह सकते हैं कि मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल बना लिया, मोजले ने पीरियोडिक टेबल बना लिया, ठीक है, लेकिन न्यूलैंड ने आइडिया दे दिया। तो न्यूलैंड सक्सेसफुल हुआ या नहीं हुआ उससे मतलब नहीं था, लेकिन न्यूलैंड की थ्योरी को, कॉन्सेप्ट को ही मेंडलीव ने यूज किया था, और नहीं तो क्या था, थोड़ी और मुश्किल होती, थोड़े और दिन लग जाते। वैसे ही बर्जीलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी देना कोई गलत बात नहीं था। एक ऐसी सोच उसने लाई, और उस सोच के आगे ज़्यादा सोच करके तब एक नया कॉन्सेप्ट जनरेट हुआ। तो पुराने कॉन्सेप्ट का होना पहले ज़रूरी था, ठीक है। ज़मीन हमारे पास होगी तब हम उसके ऊपर मकान बनाएंगे, हवा में मकान नहीं बनाएंगे। तो ये बर्जीलियस की जो वाइटल फोर्स थ्योरी थी वो एक तरह से ज़मीन थी केमिस्ट्री की, जिसके ऊपर इतनी बड़ी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री खड़ी हो गई। आई बात समझे। तो चलिए अब इसके बाद हम आते देखते हैं फ्रेडरिक होलर ने क्या किया, कैसे धज्जी इसकी उड़ा दी, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कि सिंथेसिस ऑफ यूरिया एज ए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड इन लैब बाय एफ होलर गिव डेथ ब्लो टू द वाइटल फोर्स थ्योरी। अभी हमने बताया कि लैब के अंदर यूरिया को एज ए फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बना करके फ्रेडरिक होलर ने वाइटल फोर्स थ्योरी को उड़ा दिया। मतलब ये प्रूव कर दिया कि ये केवल नेचर ही सिंथेसिस नहीं कर सकता है भैया, हम भी लैब में इसको बना सकते हैं। और इसको बनाने के लिए उन्होंने क्या लिया, अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम थायोसाइनेट, अमोनियम NH4 2SO4 प्लस 2KCNO। इसको जब हीट किया तो पहले अमोनियम साइनेट बना,
यहाँ से -K2SO4 निकल गया, K2SO4 निकल गया, ये निकल गया और ये निकल गया। इसके बाद क्या हुआ यहाँ पे, अमोनियम NH4 होल ट्वाइस या CnO बन गया, ठीक है, अमोनियम साइनेट बन गया, 2 मॉलिक्यूल, यहाँ पे क्या बन गया, अमोनियम साइनेट, ठीक है। अब ये अमोनियम साइनेट को जब हीट किया गया तो अमोनियम साइनेट जो है यूरिया में कन्वर्ट हो गया, ये फार्मूला है यूरिया का। इस तरह से यूरिया बनके तैयार हो गई और वाइटल फोर्स थ्योरी खत्म हो गई। ये तो पहला ऐसा कंपाउंड था जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड से इसको बनाया गया, नोट कर लिया इसको। ये पहला कंपाउंड था जिसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड से बनाया गया, लेकिन एसिटिक एसिड जो है कि पहला कंपाउंड था ऐसा, एसिटिक एसिड was first organic compound which was synthesized by its elements, ठीक है। इसके अपने एलिमेंट्स के थ्रू बनाए जाने वाला एसिटिक एसिड जो है पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था। क्या था? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। ये क्या था? पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था, ठीक है। अब क्वेश्चन ये होता है कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड तो हमने जान गए कि हाइड्राइड ऑफ कार्बन है, तो क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे कि व्हाट इज द रीजन ऑफ forming large number of organic compound, ओके। आई बात सुनने, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनने के कारण क्या थे, किस वजह से इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड बने, ये जानना। अब इसके बारे में तो 10th में भी बताया गया कि कार्बन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड, मेन कंस्टिट्यूएंट एटम क्या है? कार्बन है। तो कार्बन के अंदर कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होगी जिसकी वजह से कार्बन जो इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है। तो इसके आंसर में 2 चीजें आएंगी, एक तो कैटिनेशन, पावर ऑफ या कैटिनेशन पहला कारण हो गया। कैटिनेशन का मतलब होता है चेन बनाना, सेल्फ लिंकेज, सेल्फ लिंकिंग करके जो है कि टेंडेंसी ऑफ सेल्फ लिंकिंग इज नोन एज कैटिनेशन, टेंडेंसी ऑफ
सेल्फ लिंकिंग इज नोन एज कैटिनेशन। और दूसरा था टेट्रावैलेंसी एंड स्मॉल साइज ऑफ कार्बन। ठीक है, ये दो मेजर कारण थे जिसकी वजह से इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद इस पॉइंट पे हम लोग कल पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर कल मिलेंगे।